हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का चैप्टर 1.2। ठीक है, इसमें हम इसके सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे, मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन आपका ये है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। यही 3 आपको कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। ठीक, अगर सत्य है तो कारण भी बताना है और अगर असत्य है तो वो भी आपको कारण के साथ बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये जो कथन है आपका सत्य कथन है। ठीक, यानी कि ट्रू है, ये कथन आपका सत्य है। ठीक, अब कारण भी आपको बताना है। तो आप जानिए कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याएं होती हैं। इसमें परिमेय संख्या, ठीक, और प्लस अपरिमेय संख्या भी होती है। ठीक, वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्याओं का निर्माण होता है। ठीक है, वही क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, ये जो अपरिमेय संख्या है एक वास्तविक संख्या है। तो यस, ये वास्तविक संख्या है। ये जो अपरिमेय संख्या है वो एक वास्तविक संख्या कहलाएगी, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में ही तो वो संख्याएं गिनी जाती हैं। ठीक, तो ये हो गया उसका आंसर। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। ठीक, यानी कि वर्गमूल के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। ये कथन आपका गलत है। ठीक, यानी कि असत्य है। ये कथन आपका असत्य है। अब क्यों असत्य है इसे जानते हैं। ये पूछ रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। तो संख्या रेखा आप कैसे बनाइएगा? संख्या रेखा ऐसे ही होती है। ठीक, बीच में आपका शून्य होता है और आगे की तरफ यानी कि दाएं हाथ की तरफ धनात्मक संख्याएं जाती हैं और बाएं हाथ की तरफ आपकी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक, अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक जो बिंदु है, इस पर जो प्रत्येक बिंदु आएगा, जो संख्याएं आएंगी वो √m के रूप का यानी वर्गमूल के रूप का होता है। ठीक, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। ये कथन जो असत्य क्यों हुआ? क्योंकि जो सब इसमें तो ऋणात्मक संख्याएं भी हैं और ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं वो कभी प्राकृतिक संख्याओं का वर्गमूल नहीं होता है। ठीक, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये कर रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये भी कथन आपका गलत है, मतलब ये कथन आपका असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि आप ये तो कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। सभी ये जो वास्तविक संख्याएं ये जो हैं वो अपरिमेय संख्याओं को बता रहे हैं। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी तो है। आप इसको कैसे कह सकते हैं कि ये जो वास्तविक संख्या है वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसमें परिमेय संख्याएं भी आती हैं। ठीक, ये होगा इसका आंसर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन ये कर रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होता है? फिर उसके बाद कह रहा है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं। तो आप जानते हैं कि ये एक संख्या रेखा है, इस पर संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें से सेंटर में इसके शून्य होता है और आगे की तरफ जो संख्याएं जाती हैं वो धनात्मक संख्याएं होती हैं और पीछे की तरफ जो संख्याएं आती हैं वो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। अब ये पूछ रहा है कि धनात्मक पूर्णांक संख्याएं इन सभी जो सभी संख्याएं होती हैं, इन सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। अब इसमें शून्य से जो आगे की तरफ संख्याएं जाती हैं उसे धनात्मक संख्याएं कहती हैं। ठीक, या फिर कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ये उसी की बात कर रहे हैं। क्या ये जो सभी संख्याएं हैं जो शून्य से आगे की तरफ जा रही हैं, क्या ये सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं?
तो ये कथन आपका पहले तो असत्य हो जाएगा। ठीक, अब ये असत्य है, ये आपको क्वेश्चन में ही आंसर बता दिया है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का यहाँ पर आपको आंसर बताया है। ठीक, उसके आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बहुत सी आएंगी इसमें धनात्मक संख्याओं में। जैसे में आप √1 को ही ले सकते हैं। √1 को अगर आप बाहर निकालेंगे तो 1 निकलेगा बाहर, ठीक, रूट से, और इसे आप p/q के रूप में यानी कि परिमेय संख्या कह सकते हैं। इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। उसी प्रकार से आप √4 को भी लिख सकते हैं। √4 को आप √ से बाहर निकालेंगे तो ये √2 हो जाएगा। ठीक, सॉरी 2 हो जाएगा, मतलब बाहर निकलेगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, जिसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये भी एक परिमेय संख्या होगा। अब इसमें √9 भी ले सकते हैं। √9 को अगर आप रूट से बाहर निकालेंगे, ठीक, तो ये बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा, और 3 को आप परिमेय संख्या कह सकते हैं, यानी कि इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से √16 है, इसको आप बाहर निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और 4 को आप परिमेय संख्या लिख सकते हैं, इसे भी आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो आपसे बस क्या पूछा था कि एक एग्जाम्पल दीजिए। आप इसमें से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं या फिर और भी अपने मन से क्वेश्चन एग्जाम्पल बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। आइए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपका ये कह रहा है कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यानी कि ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि संख्या रेखा जो है उस पर √5 को बताइए कि वो कहाँ होगा। ठीक, अगर आप तीसरे क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ ले रहे हैं, ठीक, तो इसी आधार पर आपका चौथा क्वेश्चन भी लग जाएगा। इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, संख्या रेखा पर इसे प्रदर्शित करने के लिए कह रहा है, तो संख्या रेखा पहले आप बना लीजिए। संख्या रेखा पर यहाँ 0 होता है और आगे धनात्मक संख्याएं होती हैं, पीछे ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। अब इसमें √5 को आपको निर्देशित करना है, तो इस 0 जो है, ये जो 0 है, इसे आप केंद्र O मान लीजिए। ठीक, O मान लीजिए इसे, और यहाँ से एकक लंबाई लीजिए या फिर इकाई लंबाई। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर की लंबाई ले लीजिए। ठीक, 1 सेंटीमीटर की मान लीजिए, ये 1 सेंटीमीटर की लंबाई है यहाँ। ठीक, इसे आप P1 मान लीजिए। अब इसी P1 पर 90 डिग्री का कोण बनाइए और इस पर भी 1 इकाई की दूरी बना लीजिए, मतलब इस पर भी 1 इकाई की 1 सेंटीमीटर का लंब कीजिए। मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर का लंब है और ये 90 डिग्री का आपका कोण बन गया। ठीक है, अब आप इसे P2 मान लीजिए। ये P1 था, इसे आप P2 मान लीजिए। अब केंद्र O को और P2 को एक रेखा में खींच लीजिए ऐसे। ठीक है, इसको एक रेखा में मिला लीजिए। अब इस संख्या में आपको इसकी लंबाई पता है 1, इस संख्या में आपको इसकी लंबाई पता है 1, तो पाइथागोरस प्रमेय लागू करके ठीक आप इस कर्ण का मान पता कर सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला है कर्ण, ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका लंब, यानी कि ये जो आपका बेस है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक, और कर्ण का मान आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। कर्ण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। ठीक, इस फार्मूले से अगर आप चलेंगे तो इसका मान √2 आएगा। अब ये तो हो गया √2 का मान। अगर आपसे √2 का मान पूछे तो यहाँ से केंद्र O से और P की दूरी का चाप लेंगे। ठीक, और चाप लेने के पश्चात आप इस पर एक वृत्त खींचेंगे, और जो वृत्त इस संख्या रेखा पर जहाँ टच करेगा, ठीक, वही √2 का मान होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से आपका √2 का मान। अब आगे आते हैं, हमसे तो √5 का मान पूछा है।
तो अब आप इसे बेस मानेंगे। पहले तो हम इसे बेस माने थे, अब आप इसे बेस मानेंगे। इसे भूल जाइए, ये जो नीचे का फिगर बना है इसे आप भूल जाइए। अब आते हैं हम, इसको बेस मान लीजिए। अब इस पर 90 डिग्री का कोण बनाकर एक एक लंबाई कीजिए, ठीक। तो मान लीजिए वो 90 डिग्री का कोण ये है, 90 डिग्री का कोण, और ये एक लंबाई यानी कि 1 सेंटीमीटर की लंबाई है। अब इसे आप P3 मान लीजिए, इसे आप P3 मान लीजिए। और अब केंद्र O को P3 से मिला दीजिए। ये हो जाएगा आपका √3 का मान। कैसे? ये तो आपकी एक लंबाई थी ही, और ये आपका बेस जो है, ये जो लंब है वो आपका एक सेंटीमीटर की लंबाई है, और जो बेस है यानी कि जो आधार है वो √2 की लंबाई है। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लागू करेंगे, ठीक, इस पर लगाएंगे तो जो कोण का मान आएगा वो √3 आएगा, ठीक है। तो अगर आपसे √3 का मान पूछेगा कि संख्या रेखा पर √3 का मान कहाँ है, तो आप यहाँ से चाप लेंगे और √3 से मिलाएंगे और यहाँ से एक वृत्त खींचेंगे, और जहाँ पर आपको ये जो संख्या रेखा पर जहाँ केंद्र यानी कि इसका जो वृत्त जो बनेगा जहाँ इस पे टच करेगा, ठीक, वही √3 का मान होगा। लेकिन आपसे ये भी नहीं पूछा है कि √3 का मान, हमसे पूछा है √5 का मान। अब फिर यहाँ से बढ़ेंगे हम आगे की तरफ, ठीक। अब इस पर आप 90 डिग्री का लंब खींचकर और 1 सेंटीमीटर की लंबाई लेंगे, ठीक। इस पर P3 पर तो मान लीजिए ये 90 डिग्री का कोण ये है, ठीक। ये बन गया हमारा 90 डिग्री का कोण, और ये 1 सेंटीमीटर की लंबाई है, और ये √3 की लंबाई है, यानी कि ये बेस है, ये हमारा अब बेस बन गया और ये लंब बन गया। अब इसे आप P4 मान लीजिए। P4 मानने के बाद अब इसको O से मिला दीजिए। मिलाने के पश्चात क्या हो रहा है कि ये जो आपका एकक लंबाई जो आप लिए थे वो 1 हुआ, और ये √3 आपका मान निकला हुआ है पहले से ही। तो आप इस कोण का मान निकाल सकते हैं। किस रूल पे? पाइथागोरस प्रमेय पे, ठीक। अगर पाइथागोरस प्रमेय आप लगाएंगे तो इसका मान आएगा 2, ठीक है। लेकिन अभी भी आपसे √2 का मान नहीं पूछा है, आपसे पूछा है √5 का मान। तो अब आप इससे आगे फिर बढ़िए, तो आप आगे आएंगे तो इस पे 90 डिग्री का फिर से कोण बनाइए और 1 सेंटीमीटर की दूरी फिर से इस पर डालिए, ठीक। तो ये 1 सेंटीमीटर की दूरी है, और इसे आप P5 मान लीजिए। अगर आप इसे पर P5 मान लिए तो अब इस दूरी को केंद्र को से मिला लीजिए। अब ये हो गई दूरी आपकी 2, ये जो दूरी है वो आपको 2 हो गई, और ये जो दूरी है वो आपको 1 सेंटीमीटर हो गई, ठीक। अब पाइथागोरस प्रमेय का आप प्रयोग करेंगे और इसका मान निकालेंगे तो ये √5 का मान हो जाएगा। लेकिन अभी तो ये √5 का मान है, संख्या रेखा पर आपको निकालना है। तो यहाँ से आप चाप लेंगे और इसको त्रिज्या लेकर यहाँ से एक वृत्त बनाएंगे, ठीक। यहाँ से एक वृत्त बनाने के बाद ये वृत्त जहाँ पर संख्या रेखा को टच करेगा, ठीक, जहाँ पर संख्या रेखा को टच करेगा वही √5 का मान होगा। अब उसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन आपको इसी तरह से आगे बढ़ते हुए निकालना है। यहाँ से आप 1 सेंटीमीटर की लंबाई लीजिए, ठीक, और P6 इसे मान लीजिए। ये हो गई आपका 1 सेंटीमीटर की लंबाई, और बेस आपको पता ही है, लंबा आपको 1 सेंटीमीटर दे ही दिया गया है। तो आप यहाँ से केंद्र O से यहाँ से दूरी मिला लीजिए, और बेस आपको दिया हुआ है और लंब भी पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लागू करके आप इसका, ठीक, इसका कोण भी आप पता कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? ये आपका √5 पता ही है, ये आपका 1 पता ही है, ठीक। कोण हमें ज्ञात करना है। कोण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? √5 का होल स्क्वायर प्लस 1 सेंटीमीटर है लंब, तो लंब का होल स्क्वायर, ठीक। तो कोण का होल स्क्वायर बराबर √5 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये √ से बाहर आ जाएगा और यहाँ पर 5 लिखा जाएगा, ठीक। फिर 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, तो कोण का होल स्क्वायर बराबर 6 आएगा, और कोण बराबर अगर निकालेंगे तो ये √6 आ जाएगा। स्क्वायर को
आप पक्षांतर करेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर हटाएंगे या फिर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। अब यानी कि ये जो इसका मान आया है P6 यानी O का, P6 और O का, ये आपका मान √6 है। ये समझ में आ गया। अब इसी प्रकार से और भी संख्याएं अगर आपको निकालनी होंगी, ठीक है, तो आप इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए चलते चले जाएंगे, ठीक, ऐसे आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ये हो जाएगा आपका P7, P8, P9। जहाँ तक आपको संख्याएं पूछेगा आप वहाँ तक संख्या निकाल सकते हैं। और अगर संख्या रेखा पर अगर पूछेगा तो वहाँ से आप त्रिज्या बनाएंगे और वहाँ से एक वृत्त खींचेंगे और संख्या रेखा पर जहाँ आप वो बिंदु टच करेगा वही आपका मान हो जाएगा, ठीक, जिसका पूछा रहेगा। जैसे मैं √5 का पूछा था हमसे, तो √5 से हम त्रिज्या बनाए थे और यहाँ पर संख्या रेखा पर प्रदर्शित किए थे। उसी प्रकार से जो आपसे मान पूछेगा वो आप इसे प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।